अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की जो है वो फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि CSS और PABS के जो कोर्स है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, उसके कोर्स कंटेंट कौन कौन से हैं, उनके पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और उसके बाद हम जो है वो आज की क्लास को बाकायदा स्टार्ट भी कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम CSS और PMS में जो कोर्स कंटेंट का डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की इसमें हमारे पास CSS और PMS में थोड़ा सा कंटेंट का डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम CSS में कंटेंट की बात करें और PMS में कंटेंट की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो अब हम देखते हैं। CSS में आपके पास सबसे पहले CSS में और PMS दोनों में जो प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन या कंपोजिशन का सब्जेक्ट है, ये आपके पास 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपके पास CSS में और PMS में कुछ चीज़ें कॉमन भी है और कुछ चीज़ें जो है वो CSS में है, PMS में नहीं है, और कुछ चीज़ें जो PMS में है और CSS में नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS में जो है वो किस तरह से या कोर्स कंटेंट क्या क्या है, पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या किस तरह की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर हम सबसे पहले देखें तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ आते हैं CSS में। उनमें सबसे पहले सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपके MCQs फॉर्मेट में आते हैं। इडियम्स आते हैं और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। इसके अलावा आपके पास एनॉलजी आती है। ये जो आपके पास होते हैं, ये आपके पास सारा जो कंटेंट आता है ना, इनमें आपके पास 35 मार्क्स होते हैं इस पोर्शन के। ये जो फर्स्ट मैंने आपको लिखवा दिया है वोकैब बेस्ड, इसके आपके पास 35 मार्क्स होते हैं। 35 मार्क्स किस तरह से होते हैं, इनके अगर मार्क्स डिवीजन देखें तो आपके पास 20 मार्क्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के आपके पास इडियम्स आते हैं एंड फ्रेजल वर्ब्स, 5 मार्क्स के आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं और 5 मार्क्स के आपके पास एनालॉजी आती है। लेकिन इन सारे कंपोनेंट्स के कभी कभार जो है वो एग्जामिनर जो है वो इसमें वेरिएशन भी कर देता है, कुछ चीज़ों को जो है वो ज़्यादा दे देता है, कुछ कुछ स्किप कर देता है, कुछ या फिर इसी वेटेज से आते हैं। तो ये जो है बेसिकली वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इन पोर्शन 4 टॉप पोर्शन में से आते हैं और ये 35 मार्क्स के होते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट CSS में आपके पास ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहले हमने 35 मार्क्स देखे वोकैबुलरी बेस्ड की, अब आपके पास नेक्स्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपके पास नरेशंस आते हैं, इसके अलावा आपके पास वॉइसेस आते हैं, इसके अलावा आपके पास करेक्शन आती है, नेक्स्ट आपके पास पंक्चुएशन आती है, और इसके अलावा आपके पास ट्रांसलेशन आती है। ये जो ग्रामर बेस्ड पोर्शन होता है आपका, ये आपके पास 25 मार्क्स का होता है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास 25 मार्क्स का होता है।
और इसके अलावा आपके पास CSS में 40 मार्क्स में आपके पास कंप्रीहेंशन आती है और प्रेसी आती है। प्रेसी आपके पास 20 मार्क्स की होती है और 20 मार्क्स की आपके पास कंप्रीहेंशन आती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन। ये आपके पास 40 मार्क्स की होती है। तो इस तरह से CSS में आपके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं। अभी हमने बात की है CSS की। CSS में आपके पास 35 मार्क्स के जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड पेपर आता है, 25 मार्क्स का आपके पास ग्रामर बेस्ड पेपर आता है और 40 मार्क्स की जो आपके पास प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं PMS को कि PMS में मार्क्स डिवीजन जो है वो किस तरह से आती है। PMS में आपके पास सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते हैं। इसके अलावा इसमें इडियम्स आपके पास आते हैं। इसमें कभी कभार जो है वो आपके पास एनालॉजी आती है और कभी कभार नहीं आती। ठीक है, ये आपके पास ग्रामर बेस्ड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में से सिर्फ यही आता है। ठीक है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते हैं और आपके पास इडियम्स आते हैं, इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स। ये आपके पास 15 मार्क्स का पेपर आता है। नेक्स्ट आपके पास ग्रामर बेस में आपके पास नरेशंस आते हैं। इसके अलावा वॉइसेस आते हैं। आपके पास प्रीपोजिशंस आती हैं और आपके पास ट्रांसलेशन आती है। ये आपके पास 5 मार्क्स के नरेशंस आती हैं, 5 मार्क्स की आपके पास वॉइसेस आते हैं, 10 मार्क्स की प्रीपोजिशन आती है और 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है। ये आपके पास 35 मार्क्स का आता है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर देखें डिस्क्रिप्टिव में तो वो आपके पास पैराग्राफ राइटिंग आती है 20 मार्क्स की। इसके अलावा आपके पास लेटर या एप्लीकेशन आती है। ये आपके पास 10 मार्क्स की आती है और आपके पास प्रेसी आती है 20 मार्क्स की। इस तरह से ये आपके पास 50 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कंपैरिजन देखें CSS और PMS के जो कंटेंट्स हैं उनमें, तो CSS में आपके पास वोकैबुलरी बेस्ड 35 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन PMS में वो जस्ट 15 मार्क्स का आ रहा है। CSS में आपके पास ग्रामर बेस्ड जो है वो 25 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन PMS में ग्रामर बेस्ड आपका 35 मार्क्स का आ रहा है। CSS में आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव है या जो स्किल बेस्ड है वो आपके पास 40 मार्क्स का आ रहा है और PMS में वो आपके पास 50 मार्क्स का आ रहा है। अब अगर सबसे पहले हम वोकैबुलरी बेस्ड पार्ट को देखें कि उसको हम कहाँ से या किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं,
सबसे पहले हम वोकैबुलरी बेस को देखेंगे कि उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपके पास अगर हम देखें तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सबसे पहले आते हैं आपके पास। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके पास सीएसएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये 20 मार्क्स के होते हैं और एमसीक्यूज का जो पोर्शन होता है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। अगर आप लोग जो है वो इस 20 मार्क्स में से 18-19 मार्क्स ले लें तो फिर आप टेस्टी के पेपर में 80+ मार्क्स ले सकते हैं और स्टूडेंट्स ने लिए भी हैं। अगर आपके इस पोर्शन में थोड़ी सी मेहनत आप कर लें तो इसमें आप 35 आउट ऑफ 35 या कम से कम 30 मार्क्स ले सकते हैं आसानी से। इसमें आप सिनोनिम्स सबसे पहले कहाँ से प्रिपेयर करें उसके सोर्सेज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिनोनिम्स को प्रिपेयर करने के लिए आप लोग ग्री इंटरनेशनल यूज कीजिए। इसमें ऑलमोस्ट 3500 वर्ड्स होते हैं लेकिन आपको वो सारे नहीं करने। आप लोगों ने जितने भी आपके पास इनके हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं आप लोगों ने वो प्रिपेयर कर लेने हैं। इसमें स्टूडेंट्स समटाइम ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो आपके पास सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो भी इधर से ही उठा लेता है ग्री इंटरनेशनल में से। और समटाइम्स इसमें से कुछ कॉमन यूजेज के वर्ड इस्तेमाल जो है वो एग्जामिनर दे देता है। जैसे एक बार आपके पास आया हुआ था कि ऐसे जो है वो दे के उसके जो है वो सिनोनिम्स पूछ लिए गए थे। इस तरह के कॉमन यूजेज के वर्ड जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। और इसके अलावा एक और सोर्स है वो है आपके पास रीडर डाइजेस्ट। रीडर डाइजेस्ट में से एग्जामिनर आपको 4 to 5 MCQ समटाइम दे देता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 120 to 130 वर्ड्स रीडर डाइजेस्ट के टोटल होते हैं, 120 to 130। इसमें एक पेज होता है रीडर डाइजेस्ट में जहाँ पे वर्ड पार होती है, वो कुछ वर्ड देते हैं और नेक्स्ट जो उसका आपके पास आता है मंथ का, तो उसमें आपको उनके आंसर दिए गए होते हैं और फिर जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू सिनोनिम्स या वर्ड्स आपको दे दिए गए होते हैं। इसमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपके एग्जामिनर है, जो आपके पेपर चेक कर रहा है, जो आपके पेपर बना रहा है, वो 60-70 ईयर्स ओल्ड है और पहले इतना ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया नहीं था, तो जो इस तरह के लिटरेचर से रिलेटेड पर्सनैलिटीज थी वो ज़्यादातर जो है वो उस वक्त सब अच्छा, अगर कोई डाइजेस्ट था, कोई मैगजीन था, तो वो रीडर डाइजेस्ट ही होता था, तो वो यूज़ करते थे। तो एक बार जब कोई हैबिट बन जाती है तो फिर उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो लोग जो है वो रीडर डाइजेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से चांसेस होते हैं कि वहाँ से भी, और एग्जामिनर ने बहुत से पेपर्स में उठाए भी हैं वहाँ से वर्ड्स जो है वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के लिए, तो आप लोगों ने वो भी प्रिपेयर कर लेने हैं। इसमें एक और कहा जाता है कि एनटीएस जो है वो भी आप लोग यूज़ कर लें, एनटीएस गाइड के जो होते हैं, लेकिन उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें ज़्यादातर जो है वो ग्री इंटरनेशनल से ही है। तो आप लोग अगर ग्री इंटरनेशनल के हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड जो मोस्टली प्रिपेयर कर देते हैं तो आपका ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन है वो हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट आपके पास पोर्शन है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स का। सबसे पहले इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब में आप डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। इडियम्स में आपके पास जो की वर्ड होगा वो हमेशा कोई नाउन होगा। इडियम में आपके पास की वर्ड हमेशा कोई नाउन होगा। जैसे एक इडियम है एन एप्पल ऑफ आई,
अगर आप नोट कीजिए, इसमें आपको एप्पल और आइज नजर आ रहे हैं, तो इसमें ये नाउन है। लेकिन अगर हम देखें फ्रेजल वर्ब्स को तो वो कुछ इस तरह के आएंगे, जैसे कॉल इन, कॉल एट, इस तरह के आपके पास जो है वो फ्रेजल वर्ब्स आएंगे। यानी कि उसमें जो की वर्ड होगा वो आपके पास आपकी वर्ब होगी। अच्छा, अब इनको प्रिपेयर कहाँ से करना है? इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को प्रिपेयर कहाँ से करना है आप लोगों ने? इडियम्स और आपके पास जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपके पास तकरीबन हर साल जो आ रहे हैं वो आपके पास, इसमें आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, आपने CSS में 5 करने होती है और PMS में 10 करने होते हैं, और इनमें आपको चॉइस दी गई होती है। और इसमें जो मोस्टली होते हैं वो आपके एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश में से आ रहे होते हैं। एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, इससे आ रहे होते हैं। इसमें आपके पास ऑलमोस्ट आपके जो 8 में से 5 होंगे CSS में, वो आपके इसमें से हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आप कोई और सोर्स जो है वो देखना चाहे तो वो आपके पास टू द पॉइंट एक बुक आती है, टू द पॉइंट, इंग्लिश ग्रामर टू द पॉइंट, उसमें से, लेकिन उसमें से आपके पास कम आएंगे। अगर आप जो है वो एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश से सारे कर लेंगे तो फिर आपकी आसानी से इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगे पेपर में, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट यूज़ करते हैं तो फिर आपके 3 to 4 होंगे, 5 आपके नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश को। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आती है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली आपके पास इंग्लिश में वो वर्ड्स होते हैं जिनकी या तो प्रोनाउंसिएशन सेम होगी या उनकी जो है वो स्पेलिंग जो है वो नियरली सेम होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो वो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में टोटल आपके पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो जस्ट आपके पास 325 है। आपने इनको प्रिपेयर कैसे करना है? वो 325 आप लोग कर लेंगे तो फिर आपके सारे हो जाएंगे, क्योंकि हैं 325 टोटल। इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है? इसको आपने प्रिपेयर करना है कि आपने जब भी इनको प्रिपेयर करने लगना है तो आपने इनको जो है वो ग्रामेटिकली अरेंज कर लेना है, सॉरी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेना है, कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है वर्ड उसको जो आप लोगों ने पहले रख लेना, और फिर उसके जो है वो आपने मीनिंग याद कर लेने कि जो पहले वाला है उसका ये मीनिंग है और जो सेकंड वाला है वो ये मीनिंग है। अगर जो है वो एग्जामिनर आपको उस कम्बिनेशन को उलट भी कर देता तो फिर आपके पास एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है फिर अपने मीनिंग जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट लिख सकेंगे पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आती है एनालॉजी। एनालॉजी आपके पास 2016 में ऐड की गई है। 2016 से पहले एनालॉजी आपके पेपर में नहीं आती थी। एनालॉजी को वर्बल रीजनिंग भी कहा जाता है। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन सोर्सेज जो है वो कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है 2016, 17 के ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास एनालॉजीज आई थी वो एग्जामिनर ने जो है वो कुछ वेबसाइट्स से ली हुई है। तो आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो ऑनलाइन कीजिए। गूगल से आप लोग लिखिए एनालॉजी एंड स्पेक्ट एक्सरसाइजेज, तो वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। तो वो वेबसाइट जो है वो आप कंसल्ट करें, वहाँ से आप प्रिपेयर करें, तो फिर आपकी जो है वो ये एनालॉजी की प्रिपरेशन अच्छी होगी। अच्छा, एनालॉजी होती क्या है? एनालॉजी में आपके पास या तो आपको कंपैरिजन दिया होगा या आपको एक कंपैरिजन होगा जिसमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई गई होंगी, या आपको कोई कंट्रास्ट दिया गया होगा, या कोई फंक्शन दिया गया होगा, या आपको कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया गया होगा, या आपको कोई लॉजिकल रिलेशन दिया गया होगा। ठीक है, ये आपके पास एनालॉजी होती है। तो आपको कोई 2 दिए गए होंगे और दूसरे 2 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको चूज करना होगा। ये आपके पास इस तरह से एनालॉजी आएगी।
एनालॉजी आपके पेपर में ऐड क्यों की गई है? बेसिकली जो एनालॉजी का टेस्ट है वो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है। जब आप एनालॉजी को देखते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन को, तो आपको सारे ऑप्शन ही करेक्ट लग रहे होते हैं। इसमें आपके जो है वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि आप जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहेंगे अगर, तो आप उसको किस तरह से लेंगे। क्या आप एग्जैक्ट उस आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो उसमें आप जो है वो करेक्ट डिसीजन ले सकें। एनालॉजी में आपके पास एक रिलेशनशिप यूज किया जाता है। बेसिकली दो या दो से ज्यादा जो होते हैं एलिमेंट्स का रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, सेट्स, वर्ड्स एंड लिस्ट्स। इस तरह के आपके पास जो है वो आती है एनालॉजी। एनालॉजी की कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो आपको ग्रुप में जो है वो शेयर कर दी जाएगी। यहाँ तक हमारा विकेबलरी बेस्ड पोर्शन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, इस सेंस में कि यहाँ पे मैंने आपको रिसोर्सेज वगैरह बता दिए हैं। इसके अलावा आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के टेस्ट भी लिए जाएंगे, आइडियम्स के भी लिए जाएंगे। वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सिलेबस आज किस डे को आपका टेस्ट होगा वो भी शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कीजिएगा, जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो भी। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोगों ने वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके सारे जो जितने भी ग्री इंटरनेशनल में से आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन जाएंगे या बाकी रीडर डाइजेस्ट में से, अगर आपने ये दोनों रिसोर्सेज जो है वो अच्छी तरह से इनसे जो है वो सारी अपनी प्रिपरेशन कर ली तो फिर आपको जो है वो कोई जो है वो पेपर में आप 18 मार्क्स कम से कम जरूर लेंगे। जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करो वो तो 20 आउट ऑफ 20 में ले लेंगे। पीएमएस में या तो सिनोनिम्स आते हैं या एंटोनिम्स आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। या सिनोनिम्स आएंगे या एंटोनिम्स आएंगे, और इडियम्स आपके पास 10 मार्क्स के आते हैं। पीएमएस में आपके पास एनालॉजी कम आती है, सीएसएस में एनालॉजी का क्वेश्चन जो है वो 2016 के बाद आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हमने देखना है पीएमएस में आपके पास एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की आती है। हम आज उसका जो पैटर्न है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। जो आपने उसकी बॉडी लिखनी होती है वो तो आपने रेलिवेंट क्वेश्चन के जो है जिस तरह आपकी स्टेटमेंट आएगी, जो आपसे डिमांड की गई होगी, जिस अकॉर्डिंग आपके पास एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट होगा या लेटर का होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखनी होती है। तो इसमें जो है वो एप्लीकेशन का जो या लेटर का जो पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं पैटर्न को लेकर। तो अब हम जो है वो पैटर्न डिस्कस करने लगे हैं आपके पास ऐसे वो एप्लीकेशन का और लेटर का। मैं बोर्ड को साफ करने लगी हूँ, आप लोगों ने अगर कोई चीज़ नोट डाउन नहीं की तो कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन का पैटर्न देखेंगे। हम सबसे पहले एप्लीकेशन का पैटर्न देखने लगे हैं। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और इसके बाद है टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर। लेकिन एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश में जो है वो आपके 5 जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट से करेंगे तो फिर आपके 5 नहीं अटैम्प्ट होंगे। ठीक है, अब हम देखने लगे एप्लीकेशन के पैटर्न को। अच्छा, ये पीएमएस का क्वेश्चन है, ये सीएसएस में नहीं आता। एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग आपके पास सीएसएस में नहीं आती है, सिर्फ पीएमएस में आती है। और आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन सिर्फ सीएसएस में आती है, वो पीएमएस में नहीं आती। एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में सबसे पहले आप लोगों ने
यहाँ पे राइट साइड पर लिखना होता है एग्जामिनेशन हॉल। ये आप लोग पैटर्न अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना होता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा लगाना है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, आपके कॉमा फुल स्टॉप कहाँ पर लग रहा है इसके भी मार्क्स होंगे। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है सिटी, ए फुल स्टॉप लाना है, देन बी, देन फुल स्टॉप, देन सी, देन फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे भी। उसके बाद आपकी डेट आएगी। जो आपके पास डेट होगी आप लोगों ने वो यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है। अगर हम कोई डेट रैंडम लिख दें, क्योंकि डेट का भी फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट जो है वो किस तरह लिखनी है। आप लोगों ने इसमें सबसे पहले लिखना है मंथ। लेट्स सपोज के अक्टूबर हम लिख देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने डेट लिखनी है, जो भी आपके पास डेट आएगी 16 अक्टूबर। उसके बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना है। देन आप लोगों ने ईयर लिखना है। आप लोग इस तरह डेट लिखेंगे, इस तरह आप लोगों ने डेट लिखनी है। या एक और भी होता है आपके पास तरीका डेट लिखने का। एक ये तरीका है आपके पास डेट लिखने का, एक तरीका आपके पास और भी होता है डेट लिखने का। वो क्या होता है जी? वो ये होता है कि सब पहले अगर आप डेट लिख दे, जैसे आपके पास है 16 अक्टूबर, आप लोगों ने पूरा अक्टूबर लिखना है, OCT नहीं लिख देना। ठीक है। उसके बाद आप ये लिख दें। फिर यहाँ पर आपको जो है वो कॉमा फिर भी लगाना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर वो यहाँ पर कॉमा नहीं डालते, कहते हैं जी कि अब यहाँ पर कॉमा की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने डेट पहले लिख दी है। यहाँ पर फिर भी आपके पास कॉमा आएगा, उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है। ठीक है। इस तरह से जो है वो आप डेट ये भी डेट लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने इस तरह लिखना है। पेज की राइट साइड पर आप लोगों ने ये लिखना है। देन आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर आ देना है और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एग्जैक्ट इतनी जगह छोड़ देनी है। यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है। ये आपका ब्लैंक पेज यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप जिसको लिख रहे हैं उसका लिखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सपोज करके लिख रही हूँ, आप लोगों ने एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट आई होगी आपके, आपने उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। द प्रिंसिपल के बाद आपके पास कॉमा आएगा। देन आपने उसके बाद कॉलेज का नेम लिखना है या जिस भी बॉडी से रिलेटेड आपकी आई आपने उसका नेम लिखना है। उसके बाद कॉमा फिर आएगा। देन आप लोगों ने यहां पर सिटी लिखनी है। सिटी के बाद आपके पास फुल स्टॉप आएगा। फिर आपने ये लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने यहां पर ही नीचे आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट को आपने कैपिटल लेटर में लिखना है और सब्जेक्ट को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट को आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सब्जेक्ट आपका वही होगा जो आपके क्वेश्चन में आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपने पेपर में एक लाइन छोड़कर, एक लाइन में प्रेजेंटेशन के लिए कह रही हूँ, वैसे आप एक लाइन ना भी छोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर आप लोगों ने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, या जिस भी बॉडी को, जिस भी जो है वो आप लिख रहे हैं ऑफिसर को, आपने उसका लिखना है। इसके बाद आपके पास कॉमा आएगा। देन यहाँ पर आपके पास सारी आपकी एप्लीकेशन की बॉडी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर सारी आपकी एप्लीकेशन की बॉडी आएगी। उसके बाद आप लोगों ने ऐड करना है अपनी एप्लीकेशन का। इसके बाद आप लोगों ने
एंड पर लिखना है, यहां पर आप लोगों ने ये राइट साइड की एंड पर लिखना है, लेफ्ट साइड की एंड पर नहीं लिखना। योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आपके पास कॉमा आएगा। उसके बाद आप लोगों ने नेम नहीं अपना लिखना, XYZ लिख देना है और इसके एंड पे आपके पास फुल स्टॉप आएगा। तो ये है आपका जनाब एप्लीकेशन का पैटर्न, ये आपका एप्लीकेशन का पैटर्न है। इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने अपने पेपर में इस तरह एग्जैक्ट एप्लीकेशन लिख कर आनी है। जहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगवाया है वहाँ पर आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पर आप लोगों ने को कॉमा लगवाया गया वहाँ पर आप लोगों ने कॉमा लगाना है। लेकिन डेट इनमें से आप किसी एक में लिखेंगे, या तो आप डेट इस तरह लिखेंगे या डेट इस तरह लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, कोई एक लिख कर आएंगे। और जो यहाँ पर मंथ नेम है ये आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है, एक दो वर्ड नहीं लिख देने जस्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे आप अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर जॉब है तो फिर आप उसको इस तरह लिखेंगे ना, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये इस तरह आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अंडरलाइन जरूर करना है आप लोगों ने सब्जेक्ट को। एप्लीकेशन आपके CSS का पार्ट नहीं है, आपके PMS का पार्ट है। PMS में आपके पास एप्लीकेशन या डाटा राइटिंग आती है, उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग आती है, और CSS में आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन आती है। अच्छा, ये आपके पास है आपका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। मैं अब इसे रिमूव करने लगी हूँ। अब मैंने आपको लेटर का लिखवाना है, ठीक है। अब मैं आपको लेटर का पैटर्न लिखवाने लगी हूँ। लेटर के पैटर्न में भी आपके पास एग्जामिनेशन हॉल वाला पोर्शन सेम रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल वाला पोर्शन सेम रहेगा। लेकिन यहां पर आप लोगों ने इस पोर्शन को चेंज करना है। यहाँ पे इस पोर्शन में आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास जितने भी मोस्टली जो है वो सारे नहीं, लेकिन मोस्टली आपके पास लेटर टू एडिटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी चेंजेस करवाने लगी हूँ। द एडिटर, द एडिटर के बाद आपके पास कॉमा आएगा। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स कभी भी डान अपने पेपर में ना लिखिएगा, आप लोग डान ना लिखिएगा, क्योंकि डान को लिखने में एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉन के साथ दी लगेगा और कुछ लोग कहते हैं डॉन के साथ दी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर जो है वो आपने दी लगा दिया और एग्जामिनर कहते हैं नहीं जी डॉन के साथ तो दी लगता नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता, तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। और अगर आपने नहीं लगाया और जो एग्जामिनर है वो कहे यहाँ पर तो लगता है, तो फिर भी आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो लिहाजा आप डान ना लिखिएगा, कोई और कोई भी अखबार लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे दी न्यूज़ लिखने लगी हूँ। दी न्यूज़ के बाद भी आपके पास कॉमा आएगा, देन आपने सिटी लिखनी है। सिटी के बाद आपके पास हमेशा फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पर भी आप सिटी जो है वो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। अगेन लेटर में भी आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना होता है और सब्जेक्ट को कैपिटलाइज लिखना होता है और अंडरलाइन भी करना होता है, ठीक है।
यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं और जस्ट सर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं और जस्ट सर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लेटर के एंड पे आप योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे। लेटर के एंड पे आप योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिखेंगे। इसके बाद कॉमा आएगा, एक्स वाई जी के एंड पे आपके पास फुल स्टॉप आएगा। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स है, लेटर के लिए जो है वो आप लोगों ने इसी जो है वो राइट साइड पे लिखना है। कुछ लोग आप क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं जी ये जो है ये आपके पास यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर आएगा, तो ये रॉन्ग होगा। आप लोग करेक्ट जो है वो यही है और आप लोगों ने यही पर ही लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको लेटर के हवाले से, अगर आपके पास लेटर आ जाए एडिटर को, अगर आपके पास लेटर आ जाए एडिटर को, तो मैं आपको कुछ लाइनें लिखवाने लगी हूँ। आपने वो लिख के स्टार्ट में भी और एंड में भी दरमियान में अपनी बॉडी दे देनी है, तो आपका जो है वो लेटर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको हर लेटर के पूरा पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपने कोशिश करनी है लेटर और एप्लीकेशन को एक पेज पे कंप्लीट करने की। अच्छा, अब नोट कीजिएगा, I, comma, the undersigned, then comma, want to draw the kind attention of the authorities। आप लोग नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं आएगी यहाँ पे ये सारा आस के। Want to draw the kind attention of the authorities concerned towards with very serious problem of my city through yours well reputed daily। I, the undersigned, want to draw the kind attention of the authorities concerned towards with very serious problem of my city through yours well reputed daily। यहाँ पर आपने डेली के बाद फुल स्टॉप लगाना है, देन आपने अपने लेटर की बॉडी लिखनी है, ठीक है। और सारा लिखने के बाद डेली पे आप लोगों ने, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, देन आपके लेटर की बॉडी स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे अब आपके लेटर की बॉडी आएगी। उसके बाद जब आपने बॉडी को कंप्लीट करना है, देन आप लोगों ने एक और लाइन लिखनी है। I request you to publish this letter in your Sunday edition so that the authorities concerned may take serious and immediate action to resolve the problem। I request you to publish this letter in your Sunday edition so that the authorities concerned may take serious and immediate action to resolve the problem। ये आप लोगों ने स्टार्ट में और एंड में लिखना है, अपनी बॉडी के दरमियान में आप लोगों ने अपनी बॉडी लिखनी है। ये आपके पास आपका लेटर का जो है वो पैटर्न है और ये आपके पास फॉर्मल लेटर का पैटर्न है और आपके पेपर में मोस्टली फॉर्मल लेटर ही आते हैं। आपको कोई भी ऑफिशियल फॉर्मल लेटर मिलेगा तो वो इसी पैटर्न पर मिलेगा।
Second, I request you to publish this letter in your Sunday edition so that the authorities concerned may take serious and immediate action to resolve the problem. ये बॉडी के बाद आपने लिखना है जी। यहाँ पर भी आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी करना है और कैपिटलाइज भी लिखना है, ये लेटर में भी और एप्लीकेशन में भी। अच्छा, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप लेटर लिखें या एप्लीकेशन, पेपर में चॉइस आती है, लेटर भी आता है एप्लीकेशन भी आती है, आप लोगों ने कोई एक लिखनी होती है, तो मैं आपको लेटर रिकमेंड करूँगी। लेटर कुछ जो है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने उन लेटर्स को जस्ट जो है वो उसमें कंटेंट लेना है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने स्ट्रक्चर लेटर वाला यूज़ नहीं करना है, स्ट्रक्चर आप लोगों ने ये यूज़ करना है। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोगों ने उसमें से कंटेंट लेना है, जो आपने आपका पैटर्न होगा वो आप लोगों ने ये यूज़ करना है। पैटर्न आप लोगों ने वो यूज़ नहीं करना, वो मैं जस्ट आपको फॉर द सेक ऑफ कंटेंट यूज़ करूँगी। वहाँ से आप लोगों ने बॉडी लेनी है और ये जो है वो आप लोगों ने पैटर्न ये रखना है और बॉडी इसमें एडजस्ट करनी है। आप लोगों ने वो सैंपल होंगे जिसमें आपको बॉडी से रिलेटेड जो है वो हेल्प मिल सकती है। लेटर और एप्लीकेशन का पैटर्न हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन को भी आज डिस्कस किया है। लेटर और एप्लीकेशन का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इनसे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी और आपको भी शेयर कर दूंगी। जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनके लिए टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास जो है वो आपको जो है वो आपका वेंसडे को लेटर और एप्लीकेशन का टेस्ट दिया जाएगा। जो PMS के स्टूडेंट्स हैं, ये CSS का पार्ट नहीं, अगर जो लोग PMS की प्रिपरेशन कर लेना उनके लिए यही होगा। मैं आपको लेटर भी दूंगी, एप्लीकेशन भी दूंगी, तो आप लोग जो है वो जिसको आप लोग बेहतर समझे कि ये आपके लिए इजी है तो वो आप उसी कर लीजिएगा। पैटर्न दोनों का मैंने आपको बता दिया है, जस्ट आप लोगों ने बॉडी ऐड करनी है, बाकी तो सारी चीज़ें वही होंगी। आप अपने पास से गप्पे नहीं लिखनी होती, आप लोगों ने वेरी सीरियस और वेरी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है लेटर और एप्लीकेशन में। अगर आपके पास फॉर्मल लेटर आता है तो फिर आपको ज़्यादा जो है वो इसमें आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक इसमें किस लिए आपको चाहिए? बुक मैंने आपको वोकैबुलरी के लिए सारा जो है वो रिसोर्सेज बता दिए हैं। वोकैबुलरी वाले पोर्शन जैसे जैसे हम बाकी पोर्शन करेंगे मैं आपको बताती रहूँगी, साथ रिसोर्सेज बता दिए करूँगी। वोकैब का पोर्शन हमने किया है तो बता दिया, लेटर और एप्लीकेशन के पैटर्न बता दिया। अब मैं इसके लिए आपको कौन सी बुक रिकमेंड करूँ? वो फॉर्मल लेटर का पैटर्न नहीं होगा। ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो प्रेसिक को डिस्कस करेंगे या फिर ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जो आप लोग कहेंगे वो स्टार्ट कर लेंगे। ग्रामर में मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको करवाऊंगी जो आपके पेपर में आई हैं, बाकी चीज़ें आपको नहीं करवाई जाएंगी। अगर आपको डीपली जो है वो ग्रामर सीखनी है तो फिर आपका जो है वो ग्रामर का जो सेशन है वो ज्वाइन कर लें, या फिर हमारा यूट्यूब पर फ्री भी होगा ग्रामर का सेशन, तो आप लोग वो लीजिए। आप लोग फ्री जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप लोग वही ले लें। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होंगी ग्रामर की, तो आप लोग वो ले सकते हैं। इसमें आपको मॉडर्न ग्रामर भी कराई जाएगी, क्लासिकल ग्रामर भी कराई जाएगी, सारी आपको कराई जाएंगी। और आपने किस तरह जो है वो अपने सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, आप अपने एक्सप्रेशन को किस तरह इम्प्रूव करेंगे, अपनी राइटिंग को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ उसमें डिस्कस की जाएंगी। ये जो प्रेसी की क्लास है इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें करवाई जाएंगी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप इंपॉर्टेंट नहीं जो आपके पेपर में आती हैं। आई मीन्स जैसे आपके पेपर में डायरेक्शंस आते हैं, मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, तो आप लोगों के पास नोट डाउन होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई नोट नहीं कर सका तो वो फिर ये यूट्यूब पर भी लाइव जा रही है तो आप लोग यूट्यूब से देख लीजिएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।